Hello everyone. How are you? Hope you are doing good. चलिए, तो अभी तक चैप्टर 3 में हमने क्या क्या देख लिया है? Let us recapitulate that. First, we had seen with meaning of demand. Then, factors affecting demand. P, repeat, price factor and other factors. Other factors में R, E, P, I, T are for related goods prices. E for expectations of future prices. P for population size and demographic profile. I for income of consumers and T for taste and preference of consumers. उसके बाद हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट px py pe ty u. फिर देखा था हमने डिमांड शेड्यूल, उसी से बना था डिमांड कर्व. फिर देखा था हमने why there is negative relationship between price and demand, income effect, substitution effect. फिर देखा था हमने exceptions to the law of demand, pegs, P E G S, P for prestigious goods, E for extremely low price goods, G for given goods and S for special preference of people वाले goods. ठीक है. उसके बाद देखा था हमने changes in demand, expansion, contraction and increase decrease in demand. ओके, प्राइस चेंज के कारण डिमांड में चेंज आए, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन. अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड में चेंज आए, इंक्रीज डिक्रीज. ओके, देन वी हैड सीन विथ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. ओके, फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट वाज कवर्ड along with types of price elasticity of demand. ठीक है, जिसमें हमने देखा था relatively elastic, relatively inelastic, unit elastic, perfectly elastic and perfectly inelastic demand. Okay, now elasticity of demand में दो और elasticities थी, income elasticity and cross elasticity of demand. जो बाकी था वो इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन है और आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है. ठीक है, सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम शुरू करते हैं ऑन योर स्क्रीन. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मतलब क्या? चेंज इन इनकम के कारण देयर इज अ चेंज इन डिमांड. वो रिलेशनशिप तो हम जानते हैं कि जनरल टर्म्स में इनकम राइजेस, डिमांड राइजेस, बट वी डू नॉट नो द एक्सटेंट ऑफ सच रिलेशन कि इनकम कितने परसेंटेज से बढ़ेगा और उसका डिमांड में बढ़ोतरी कितने परसेंटेज से आएगा, ये हमें मालूम नहीं था. उसी को मालूम करने के लिए हमने ये कंसेप्ट बनाया, कौन सा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. ठीक है, चलिए. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी स्टडीड अंडर 3 पार्ट्स. 3 हिस्सों में इसकी पढ़ाई हो सकती है. पहला, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, विच मीन्स बोथ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सेम डायरेक्शन. इनकम राइज, डिमांड राइज, इनकम फॉल्स, डिमांड फॉल्स. रिलेशनशिप कौन सी हुई? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. अगर ऐसा है तो वो कहां पे कवर होगा? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में कवर होगा. ठीक है, उसके फर्दर 3 टाइप्स हैं. इलास्टिसिटी में बी इक्वल टू 1, इट मे बी ग्रेटर देन 1 और इट मे बी लेस देन 1. क्लियर? देन कम्स नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इनकम राइजेस स्टिल डिमांड फॉल्स. ऐसे भी कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हम अभी 2 मिनट बाद देखेंगे. ठीक है, कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहां पर इनकम राइज एंड द डिमांड फॉल्स. आप में से कुछ लोग को ऑलरेडी वो स्ट्राइक हो चुका होगा. ठीक है, यस, गिवन गुड्स अगर आपने सोचा है, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स सोचा है, तो वो सही है. ठीक है, उसी के केस में नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है कि इनकम बढ़ने के बावजूद हम उन प्रोडक्ट्स की डिमांड को कम कर देते हैं.
ठीक है। देन जीरो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इनकम बढ़े या कम हो, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने सोचा है एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, तो एकदम सही सोचा है। यही ऐसे गुड्स हैं जिनकी डिमांड में कोई असर नहीं पड़ता बाय राइज एंड फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो आइए इन तीनों इलास्टिसिटीज को डिटेल में देखते हैं ऑन योर स्क्रीन राइट साइड। ध्यान रहे राइट साइड वाला पोर्शन भी आपको लिखना है। ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनटू 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। लेकिन पहले हम डिटेल में देखते हैं पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा, इनकम राइजेस then the demand will also rise. Income falls, then the demand will also fall. दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव। ओके, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम होगा तो दूसरा भी कम हो रहा है। मूवमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो ये कौन से गुड्स में होगा, नॉर्मल गुड्स में होगा, जैसे कि क्लोथ्स हैं, फूड है, एंटरटेनमेंट है, फ्यूल है। फ्यूल में दोनों आ जाएंगे, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। नॉर्मली इन गुड्स के संबंध में हमने हमेशा ऐसा ऑब्जर्व किया है दैट इनकम राइजेस देन द डिमांड ऑफ दीज गुड्स राइजेस। सो देयर इज विच रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, सो इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ओके, डिटेल में केस स्टडी के साथ हम इसको इसी लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में कौन से दो वेरिएबल्स, इनकम और डिमांड, कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये कौन से गुड्स में पॉसिबल है, नॉर्मल गुड्स में ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है। ओके, चलिए देन कम्स नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो इसमें क्या होगा, इनकम राइजेस बट द डिमांड फॉल्स एंड द इनकम फॉल्स देन द डिमांड ऑफ दीज गुड्स इज गोइंग टू राइज। तो ऐसे कौन से गुड्स थे जहां पर हम ये रिलेशन देख पाते थे, दैट वाज गिफन गुड्स, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। ज्वार बाजरा का हमने एग्जांपल लिया था, वेजिटेबल घी भी इसमें आएगा। व्हाइट ब्रेड इज इंफीरियर गुड, ब्राउन ब्रेड इज सुपीरियर गुड, नीलगिरी वुड इज इंफीरियर गुड, साग वुड इज सुपीरियर गुड। देखा था कि नहीं? सो यहां पर लॉजिक क्या है कि आपकी इनकम जैसे ही बढ़ेगी, आप ये इंफीरियर क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, और इन गुड्स की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी विद द राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। क्योंकि अब कंज्यूमर के सामने कोई भी मजबूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ये इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम कर तो रहे थे, लेकिन मजबूरी में। अब जब ऐसी कोई मजबूरी हमारी नहीं रहेगी तो हम इन प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है वो कम कर देंगे। मजबूरी क्यों नहीं रही? क्योंकि इनकम बढ़ गई। ऑन दी अदर हैंड, अगर इनकम कम हो जाती है तो हमें झक मार के इंफीरियर क्वालिटी गुड्स को ही ज्यादा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उतना परचेजिंग पावर है ही नहीं। सो इफ इनकम फॉल्स देन द डिमांड ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स इज गोइंग टू राइज। ओके, डिटेल में केस स्टडी में देखने वाले हैं। अभी अगर मालूम नहीं पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, केस स्टडी में आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इनकम बढ़े या इनकम कम हो, डिमांड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वेदर इनकम राइज और इनकम फॉल्स, डिमांड पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है और भविष्य में भी उतना ही रहेगा। सो ऐसे कौन से गुड्स थे, वेरी लो प्राइस गुड्स, एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। क्या ज्यादा पैसा आ जाने से हम ये प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदेंगे? नहीं। मैच बॉक्स, शुगर,
पोस्ट कार्ड, है ना, ये हमने पहले देखा हुआ था इन केस ऑफ extremely low price goods which was an exception to the law of demand. ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं. अंडरस्टूड? सो ये पूरा पोर्शन आप लिख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, ऑन योर स्क्रीन नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 1, जहां पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू +1 पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी. ओके, उसमें भी क्या, इक्वल टू 1, मतलब इनकम में चेंज जितना डिमांड में चेंज उतना. क्लियर? लेट अस सी दैट. पर्टिकुलर्स, एक तरफ आपकी इनकम है, दूसरी तरफ आपका डिमांड आएगा, बट डिमांड किसका? क्लोथ्स का. ठीक है, सो डिमांड ऑफ क्लोथ्स. नाउ ओरिजिनल इनकम वॉज 25,000 रुपीज और तब आप क्लोथ्स पे कितना खर्चा कर रहे थे? 2,000 रुपीज का. अब आपकी इनकम बढ़ गई, न्यू इनकम आई, वो बढ़ के कितनी हो गई? 50,000 रुपीज. तो उसके सामने आपने क्लोथ्स पे खर्चा करना कितना स्टार्ट कर दिया? 4,000 रुपीज का. ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इनकम जैसे ही बढ़ती है सबसे पहले शॉपिंग करने हम जाते हैं और शॉपिंग में ज्यादातर हमें अपना पहनावा जो है उसको इंप्रूव करना होता है. ये नॉर्मल लोग की नॉर्मल मेंटालिटी है. ओके, ऑन योर स्क्रीन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय YED. Y for income, E for elasticity and D for demand. So income elasticity of demand. Okay. अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड हम ढूंढेंगे. न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड होल अपॉन ओल्ड डिमांड इनटू 100. ये आपको ढूंढना आता है, कल वाले टॉपिक में हमने डिटेल में देखा है. सो न्यू डिमांड इज 4,000, ओल्ड डिमांड इज 2,000 अपॉन ओल्ड डिमांड 2,000 into 100 कितना आएगा? 2,000 divided by 2,000 into 100. That is how much percentage? 100%. So आपके डिमांड में चेंज कितनी आ गई? 100%. जितनी पुरानी डिमांड थी उतना ही इस बार चेंज आ गया. ओके, देन कम्स परसेंटेज चेंज इन इनकम. ये डिमांड में बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, इसीलिए ना. सो न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम होल अपॉन old income into 100. New income 50,000 minus old income was 25,000 whole upon 25,000 into 100. So 25,000 divided by 25,000 into 100, that comes to how much? Again 100%. So 100% income बढ़ा, इसीलिए 100% से डिमांड भी बढ़ा. दोनों ही क्या है? 100 कैंसल होके आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. ओके, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है विच इज रिस्पॉन्डिंग इक्वली टू द राइज इन इनकम. ठीक है, अब देखते हैं. इनकम राइजेस, डिमांड राइजेस, इनकम फॉल्स, डिमांड फॉल्स, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और प्रपोर्शन भी सेम है. सो इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम प्रपोर्शन, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1. ओके, अब उसकी डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में देखे क्या रखी है? व्हेन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन इनकम आर प्रपोर्शनेटली इक्वल, इट इज नोन एज यूनिट इलास्टिक डिमांड. सो ध्यान रहे, यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होगा? जहां पर परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन डिमांड सेम हो. ये क्वालिटी जहां पे फुलफिल हो, ये क्राइटेरिया जहां पे फुलफिल हो, उसे हम कौन सा इलास्टिक डिमांड बोलेंगे? यूनिट इलास्टिक डिमांड बोलेंगे फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, अंडरस्टूड? सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम. देन वी विल कॉल दैट डिमांड एज यूनिट इलास्टिक डिमांड. यू कैन ऑल्सो फर्दर क्लेरिफाई यूनिट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये पूरा पोर्शन आपको लिख लेना है. ओके, इसको डिटेल में लिखेंगे. इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपकी एग्जाम में आ सकते हैं.
तो डोंट इग्नोर दिस, राइट दिस कंप्लीटली, केस स्टडी नंबर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 2, जिसमें हम क्या देखेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ओके, ऑन योर स्क्रीन पर्टिकुलर्स, इनकम तो आ गया, और डिमांड किसका आया, फूड का। सो डिमांड ऑफ फूड is having some relation with income. Let us see what is that relation. आपकी ओरिजिनल इनकम कितनी थी, 25,000, और डिमांड ऑफ फूड कितना है, 2,000। ओके, इस पे इतना खर्चा हो रहा है। अब आपका नया इनकम हो गया 50,000 और आपका फूड का डिमांड हो गया 3,000, क्योंकि पहले कुछ फ्रूट्स हम नहीं खरीद पाते थे, कुछ एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स हम नहीं खरीद पाते थे क्योंकि इनकम कम थी। अब इनकम बढ़ने से हमने जो जो सैक्रिफाइस किया था वो थोड़ा थोड़ा हम सेटिस्फाई करना चालू कर देंगे, क्योंकि अब हमें पैसों की कमी नहीं है। तो हम डिमांड बढ़ाएंगे उन चीजों की जो हम पहले नहीं डिमांड कर पा रहे थे ड्यू टू लिमिटेड इनकम, which will now be demanded because income has risen. Okay, now परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम आपको देगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, न्यू माइनस ओल्ड होल अपॉन ओल्ड इनटू 100। सो 3,000 माइनस 2,000 होल अपॉन 2,000 इनटू 100, तो 1,000 अपॉन 2,000 इनटू 100, तो आंसर क्या आएगा, 50% आएगा। ऑन दी अदर हैंड ये डिमांड में चेंज क्यों आया, क्योंकि इनकम चेंज हुई इसीलिए। सो इनकम में चेंज तो अपना सेम ही रहेगा, पिछली स्लाइड जैसा, 50,000 माइनस 25,000 होल अपॉन 25,000 इंटू 100, दैट इज इक्विवेलेंट टू 25,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, विच विल गिव यू 100%। अब ये दोनों वैल्यूज को ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देंगे, तो 50% डिवाइडेड बाय 100% इज इक्वल टू 0.5, and we know that 0.5 is less than 1. Okay, so YED is going to be less than 1. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनकम में चेंज काफी ज्यादा था और उसके सामने डिमांड में चेंज कम था। ओके, इनकम में चेंज सपोज फॉल हुआ तो वो ज्यादा है और डिमांड में फॉल एकदम कम है, which means both are in the same direction but less in a proportion, और इसीलिए इसको हमने क्या बोला, इनकम इन इलास्टिक डिमांड हम इसको बोल सकते हैं। और यू कैन से दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 एंड लेस देन यूनिटी मतलब लेस देन 1। ओके, सो आपकी टेक्स्ट बुक में क्या डेफिनेशन है, लेट अस सी दैट व्हेन चेंज इन डिमांड इज proportionately less than change in income, it is known as lesser than unity elasticity. Okay, elasticity of demand is less than unity. Unity मतलब 1, so less than 1. Okay, understood? चलिए आगे देखते हैं। केस स्टडी नंबर 3, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. सो इनकम और उसके सामने डिमांड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब क्या, you may go to a circus, you may go to an amusement park, you may go to a magical show, you may go for playing football, you may go for watching a drama, you may go for watching a movie, you may be interested in some activities like painting, guitar playing, listening to music. Okay, इतनी सारी एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, नेटफ्लिक्स है, Amazon है, जी ओरिजिनल है। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर नाउ अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अब देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या होगा। पर्टिकुलर्स, ओरिजिनल इनकम आपकी 25,000 रुपया थी और तब आपका एंटरटेनमेंट पे खर्चा 2,000 रुपीज था। फिर न्यू इनकम आपकी कितनी हो गई, 50,000, और एंटरटेनमेंट पे डिमांड आपका कितना हो गया, 6,000 रुपीज। अब हम जम के अपना एंटरटेनमेंट करेंगे। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मनी। क्यों, क्योंकि हमारे पास इनकम बहुत ज्यादा हो चुकी है। ओके, नाउ ऑन योर स्क्रीन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला लगा देंगे,
percentage change in demand upon percentage change in income. Percentage change in demand, new minus old, whole upon old into 100. So 6,000 minus 2,000 whole upon 2,000 into 100. So 4,000 divided by 2,000 into 100, that is how much? 200% से आपका डिमांड ऑफ एंटरटेनमेंट बढ़ गया. लेकिन ये क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम. ओके, सो न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम होल अपॉन ओल्ड इनकम into 100. So 50,000 minus 25,000 whole upon 25,000 into 100. So 25,000 divided by 25,000 into 100, that comes to how much? 100%. Okay, understood? अब इन्हीं वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा? 200% divided by 100%, that is equal to 2. And we all know that 2 is greater than 1. Okay, अब इनकम आपकी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई. सो चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन इनकम. ओके, फिर इनकम फॉल हुई तो डिमांड बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगी, बिकॉज चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन इनकम. और इसीलिए आप देख सकते हैं मूवमेंट दोनों का सेम डायरेक्शन में है, बट डिमांड चेंजेस मोर इन प्रोपोर्शन. और इसीलिए इसको हम क्या बुलाएंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी. ओके, सो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन क्या दिया है? लेट अस सी दैट व्हेन चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली मोर देन चेंज इन इनकम, इट इज नोन एज ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिसिटी. ओके, चलिए आगे देखते हैं. केस स्टडी नंबर 4, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज आइला नेगेटिव. नेगेटिव मतलब दोनों में चेंज अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इनकम राइज, डिमांड फॉल्स, इनकम फॉल्स, डिमांड राइज. लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन. पर्टिकुलर्स, इनकम एंड डिमांड. डिमांड ऑफ व्हाइट ब्रेड विच इज एन इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है? ब्राउन ब्रेड. ओके, सो income was 25,000, तब डिमांड ऑफ व्हाइट ब्रेड was 2,000. अब आपकी इनकम बढ़ गई, 50,000 रुपया हो गई, तो आप व्हाइट ब्रेड का डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि आप व्हाइट ब्रेड से कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ब्राउन ब्रेड पे शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, क्योंकि व्हाइट ब्रेड was being consumed by you out of force. हमारे पास तब उतना पैसा नहीं था कि हम ब्राउन ब्रेड को अफोर्ड कर सकें. ठीक है, इसीलिए हम व्हाइट ब्रेड खरीद रहे थे. अब जब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम ब्राउन ब्रेड खाएंगे और व्हाइट ब्रेड की डिमांड कम कर देंगे या बिल्कुल कंज्यूम ही नहीं करेंगे. ठीक है, बट लेट अस नॉट कंसीडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस. लेट अस बी रीजनेबल. द डिमांड ऑफ व्हाइट ब्रेड फॉल्स फ्रॉम 2,000 टू 1,000. तो उस केस में क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? लेट अस सी दैट. परसेंटेज चेंज इन डिमांड, new demand minus old demand whole upon old demand into 100. So 1,000 minus 2,000 upon 2,000 into 100. So minus 1,000 upon 2,000 into 100, that will give you minus 50%. Okay, और percentage change in income तो आपका सेम ही रहेगा, that is 100%. Clear? Now putting these two values in the equation, what do you get? Minus 50% upon 100% is equal to minus 0.5. सो ये कौन सी इलास्टिसिटी हुई? नेगेटिव आंसर आया, मतलब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हुई, क्योंकि यहां पे हमें कोई मॉड्यूलस का उपयोग नहीं करना है, बिकॉज इनकम इलास्टिसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो ऑल्सो. जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने माना ही था राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इनटू फॉल इन डिमांड, तो हमने वहां पर सब आंसर्स में नेगेटिव ही आया है वैसा देखा था. लेकिन नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए हमने वहां पे मॉड्यूलस का उपयोग किया था, वरना लेस देन 1 मोर देन 1 को डिसाइड करने में आपको कंफ्यूजन होता. ओके, अंडरस्टूड. सो यहां पे आपका फाइनल आंसर क्या आया? minus 0.5, that is negative. Okay, now income rises, demand falls. Income falls, demand rises. Both are moving in opposite direction,
बट वॉट एवर बी द प्रपोर्शन, प्रपोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें खाली उसी से मतलब है। इन नोइंग वेदर द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यू हैव टू सी द डायरेक्शन इन विच बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ओके, चलो अब देखते हैं टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन क्या कहता है। विद द राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इफ डिमांड डिक्रीजेस, और विद फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इफ डिमांड इंक्रीजेस, then such income elasticity of demand is known as negative elasticity। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो दोनों के बीच में रिलेशन भी क्या आया, नेगेटिव, इसीलिए इसको नाम भी क्या दिया, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। तीसरी पॉसिबिलिटी थी अपनी, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो। सर तीन प्रकार के थे, लेकिन हमारा केस स्टडी नंबर 5 कैसा हो गया? क्योंकि मत भूलो पॉजिटिव में भी 3 थे ना, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इज इक्वल टू 1, तो उसके 3 हुए। एक आया नेगेटिव तो 4 हुआ, और अभी एक देखने जा रहे हैं हम, 0। सो 3 पॉजिटिव के थे, एक नेगेटिव और एक 0, तो टोटल कितने होंगे? 5 होंगे ना। ठीक है, सो ये अपना आखिरी केस स्टडी है फॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पर्टिकुलर्स, इनकम और डिमांड ऑफ सॉल्ट। ठीक है, समझ गए। सो पर्टिकुलर्स में ओरिजिनल इनकम 25,000, डिमांड ऑफ सॉल्ट 1000, न्यू इनकम 50,000। बोलो डिमांड ऑफ सॉल्ट कितना आएगा? बढ़ेगा ना, इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा आप सॉल्ट खाओगे ना। अबे नहीं होता ऐसा, इनकम बढ़ने से सॉल्ट का मात्रा तो सेम ही रहता है। समझ में आ गया? ज्यादा सॉल्ट नहीं खाने का, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ज्यादा शुगर भी नहीं खाने का, डायबिटीज आ जाएगा। ठीक है, सो इनकम का सॉल्ट की डिमांड के साथ कोई संबंध ही नहीं है, बिकॉज सॉल्ट इज सच अ प्रोडक्ट विच इज एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, और वो अपनी बॉडी में उतना ही रिक्वायर्ड है जितना पहले रिक्वायर्ड था। ओके, उसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, चलिए। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कुछ है ही नहीं, 1000 पहले था, 1000 अभी भी है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 0%। और परसेंटेज चेंज इन इनकम आपका सेम रहेगा 100%। सो 0 अपॉन 100 इज, यस दिस टाइम यू आर करेक्ट, 0, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इनकम राइजेस, डिमांड में कोई चेंज नहीं, इनकम फॉल्स, डिमांड में कोई चेंज नहीं, मतलब इनकम का और डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट का कोई रिलेशन है ही नहीं। तो देखो लिखा है नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? लेट अस सी दैट विद द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इफ डिमांड ऑफ द गुड्स रिमेन्स अनचेंज्ड, पहले भी 1000 अभी भी 1000, सो इट इज नोन एज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि यहां पर डिमांड इज जस्ट नॉट रिएक्टिंग टू अ चेंज इन इनकम। क्लियर? चलिए फिर आगे देखते हैं नया टॉपिक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाई इज द नेम कॉल्ड क्रॉस? तो उसको 2 मिनट बाद में आपको समझाऊंगा लॉजिक क्या है। फिलहाल टेक्स्ट बुक में जो है, लेट अस सी दैट एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस किसी और की और डिमांड किसी और का, ऐसा 2 गुड्स को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों कौन से गुड्स हैं? रिलेटेड गुड्स हैं, और रिलेटेड गुड्स की 2 कैटेगरी होती है। हाँ, आपको मालूम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, लेट अस सी दैट such change in price can be either for substitute goods or for complementary goods। substitute goods मतलब या तो तू या तो मैं, और complementary goods मतलब हम साथ साथ हैं। यस और नो? दोनों प्रकार के गुड्स हमने देखे हुए थे अर्लियर। चलिए
सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये राइट हैंड साइड वाला भी आपको लिखना है, ओके, डोंट फॉरगेट, इज डिवाइडेड अगेन इनटू 3 पार्ट्स। टेक्स्ट बुक में आपके 2 ही पार्ट हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तीसरा मैंने मेरी तरफ से जोड़ा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो पॉजिटिव, लेट अस फोकस ऑन दैट। प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट राइजेस, द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट विल ऑल्सो राइज। प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल फॉल, then the demand of another product will also fall। ऐसा कौन से केस में होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स में होगा। A and B, let us say these are two goods। price of Pepsi rises, तो demand of Coke is going to rise, क्योंकि पेप्सी महंगा होने से लोग पेप्सी को छोड़ के कहाँ चले गए? कोक कंज्यूम करने के लिए। समोसा एंड पफ, जियो एंड वोडाफोन, लीवाइस का जीन्स और व्रैंगलर का जीन्स, यस और नो, दोनों कौन से प्रकार के गुड्स हैं? कंपटीशन में है, और इसीलिए एक का भाव अगर बढ़ जाएगा तो तुरंत दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले वाला प्रोडक्ट महंगा हो गया तो लोगों को महंगा कंज्यूम करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो दूसरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो प्राइस ऑफ वन कमोडिटी राइजेस, द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी विल राइज। ये कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। चलिए डिटेल में केस स्टडी में देखेंगे, डोंट वरी। देन कम्स नेगेटिव, सो उसमें क्या आएगा? प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स। प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट राइज एंड द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट फॉल्स, ठीक है। एंड इफ प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट फॉल्स देन द डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट विल राइज, ओके। ऐसा कौन से केस में होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होगा। पेन का भाव बढ़ेगा तो रिफिल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पेन का भाव बढ़ने से लोग पेन कम खरीदेंगे, और पेन ही कम खरीदा तो रिफिल डालोगे किधर? अंडरस्टूड? तो रिफिल की डिमांड भी कम हो जाएगी। सो पेन का प्राइस बढ़ा जिससे रिफिल का डिमांड कम हुआ। व्हीकल एंड पेट्रोल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर का भाव बढ़ेगा तो लोग कंप्यूटर कम खरीदेंगे, जब कंप्यूटर ही कम खरीदेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होगी ना, ठीक है। फिर मोबाइल एंड चार्जर, मोबाइल महंगे होने से लोग मोबाइल नहीं खरीदेंगे तो उसमें सिम कार्ड भी नहीं खरीदेंगे, चार्जर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सेपरेटली। वो अलग बात है कि मोबाइल कंपनी चार्जर साथ में ही देती है, बट अगर स्पेयर चार्जर की डिमांड की हम बात करें तो उस पे इसका नेगेटिव असर होगा। क्लियर? क्योंकि कम मोबाइल तो कम चार्जर, ज्यादा मोबाइल ज्यादा चार्जर, ओके, अंडरस्टूड। चलिए फिर जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक बार जीरो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको खाली समझाने के लिए है, लिखना आपको पूरा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये दो चीजें ही हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वन इज सब्स्टिट्यूट एंड द अदर इज कॉम्प्लीमेंट्री। सो व्हाई हैव वी इंट्रोड्यूस्ड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्योंकि प्रैक्टिकली या आगे जाके एकेडमिक्स में आपको ये आ सकता है, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप अभी ले लो। सुनने में क्या है, ओके, नॉलेज बढ़ाने में तो किसी का कुछ जाने नहीं वाला। हाँ, थोड़ा वक्त जाएगा लेकिन आपके लिए एडवांटेजेस है, ओके। तो सुनो, तो जीरो मतलब प्राइस राइज और प्राइस फॉल्स, डिमांड इज गोइंग टू रिमेन द सेम। डिमांड पे कोई असर ही नहीं होगा। किसी एक प्रोडक्ट का भाव बढ़ा या कम हुआ, उससे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होंगे? दे हैव नो रिलेशन, वो रिलेटेड गुड्स होंगे ही नहीं। जैसे प्राइस ऑफ गोल्ड राइजेस, व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑन डिमांड ऑफ नोटबुक? कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, कि गोल्ड और नोटबुक दूर दूर तक कनेक्शन में नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि सर नोटबुक में अगर हमने गोल्डन नोटबुक बनाई तो वो अलग मैटर है, और गोल्डन नोटबुक कोई वापरता है? कभी तुमने अपने जीवन में गोल्डन नोटबुक का इस्तेमाल किया है? ये कौन सा नोटबुक है? पेपर नोटबुक है, ठीक है। फिर बेडशीट का प्राइस बढ़ जाएगा तो वाटर टैंक्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा बताओ? अरे कोई रिलेशन ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, समझे? सो दीज गुड्स आर विच गुड्स? नॉट रिलेटेड गुड्स। इन गुड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है,
और ऐसे गुड्स की जब आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढने को बोलेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि रिलेशन भी क्या है? 0। ओके, फिर सीमेंट का प्राइस बढ़ गया तो वेजिटेबल्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा बताओ? अरे कोई असर नहीं पड़ता। कहां सीमेंट, कहां वेजिटेबल्स। ओके, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, ये वैसा हो गया। ठीक है, क्लियर? सो आपको याद क्या रखना है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, 0 इज ओनली फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड फॉर नोट्स प्रिपरेशन, क्योंकि कई लोग को ये 11th और 12th की नोट्स आगे ग्रेजुएशन में भी काम में आती है, और ग्रेजुएशन में ये आएगा 0 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला क्या आया इसका? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। प्राइस किसी और की, डिमांड किसी और का। ओके, अब हम उस हैप्पी रियलाइजेशन वाले मोमेंट पे जा रहे हैं जहां पर हम ये जानेंगे कि इसको हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों बोला। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन प्राइस एंड डिमांड, प्रोडक्ट्स ए एंड बी। क्लियर? अब अगर आप प्राइस ए का लोगे और डिमांड बी का लोगे तो क्या आएगा? एक ये लाइन मिला, प्राइस ऑफ ए एंड डिमांड ऑफ बी, चेंज इन प्राइस ऑफ ए एंड चेंज इन डिमांड ऑफ बी। या फिर हम ऐसा भी तो ले सकते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ बी एंड चेंज इन डिमांड ऑफ ए। अब ये यहां पे आपकी स्क्रीन पे क्या बना है? ब्लू लाइन से क्रॉस, और इसीलिए इसको क्या बोला? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज प्राइस किसी और की है और डिमांड किसी और का है। क्रॉस हो रहे हैं वो लोग। होता है ना, फोन करते हैं हम मिस्टर ए को, लग जाता है मिस ए को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस कनेक्शन बोलते हैं ना। वैसे ही यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हम प्राइस किसी और का ले रहे हैं और डिमांड किसी और का ले रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन केस स्टडी नंबर 1 वेयर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन से केस में होगा? यस, सब्स्टिट्यूट गुड्स में होगा। सो लेट अस सी पर्टिकुलर्स, प्राइस ऑफ बालाजी वेफर्स, और उसी का कॉम्पिटिटिव कौन है? लेस का वेफर। ओके, सो डिमांड ऑफ लेस एंड प्राइस ऑफ बालाजी, इसको हम कंपेयर करेंगे। ओरिजिनल प्राइस ऑफ बालाजी इज 50 रुपीज, डिमांड ऑफ लेस था तब 1000 पैकेट्स। अब बालाजी ने क्या किया? प्राइस को कम कर दिया, 50 से रिड्यूस होके कहां पहुंच गए? 40 पे। तो क्या होगा? अब लोग बालाजी वेफर्स ज्यादा खरीदेंगे, तो डेफिनेटली लेस का डिमांड क्या होगा? कम होगा ना। 1000 पैकेट से कहां पे आ गए वो? 800 पैकेट पे आ गए। 200 पैकेट कम क्यों बिके लेस के? क्योंकि वो 200 पैकेट लोगों ने बालाजी खरीदा होगा। पीपल शिफ्टेड फ्रॉम लेस टू बालाजी, so the demand of Lay's went down. Okay, so cross elasticity of demand, percentage change in demand of Lay's upon percentage change in price of Balaji wafers. Clear? So percentage change in demand of Lay's, new minus old whole upon old into 100, वापस वही कहानी, 800 minus 1000 whole upon 1000 into 100, so minus 200 upon 1000 into 100, that is 20% minus, क्योंकि डिमांड ऑफ लेस वेंट डाउन। ओके, उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस होल अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100, 40 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, माइनस 10 अपॉन 50 इंटू 100, माइनस 20%। ओके, अंडरस्टूड? सो डिमांड भी माइनस और प्राइस भी माइनस, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रिड्यूसिंग। नेगेटिव चेंज आया दोनों में, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और इसीलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर फाइनल जो है वो क्या आएगा? +1, दैट इज पॉजिटिव। तो देखो लिखा है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि रिलेशन दोनों के बीच में क्या है? पॉजिटिव है। लेट अस सी दैट प्राइस ऑफ बालाजी rises, then the demand of Lay's
rises, and if price of Balaji falls, then the demand of Lay's is also going to fall. Clear? कौन सा रिलेशन आया दोनों के बीच में? पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि दोनों के मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है. सो चेंज इन डिमांड इज इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू नेगेटिव. तो ये कब होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होगा. लेट अस सी. प्राइस ऑफ शूज एंड द डिमांड ऑफ सॉक्स. शूज एंड सॉक्स गो टुगेदर. ठीक है, चलिए. ओरिजिनल प्राइस ऑफ शूज 500, डिमांड ऑफ सॉक्स 1000 यूनिट्स, और प्राइस ऑफ शूज कितना है? 500 रुपया. अब न्यू प्राइस ऑफ शूज इज 800 रुपीज. शूज महंगे हो गए तो लोगों ने शूज खरीदने कम कर दिए, चप्पल पहनना चालू कर दिया, सैंडल पहनना चालू कर दिया, क्रॉक्स पहनना चालू कर दिया. यस और नो? जिससे डिमांड ऑफ सॉक्स क्या होगा? फॉल होगा ना. चप्पल में कोई सॉक्स नहीं पहनता, क्रॉक्स कोई पहन के जाता है तो सॉक्स नॉर्मली नहीं पहनते. स्लीपर पहनना चालू कर दिया तो सॉक्स की जरूरत है ही नहीं. ठीक है? सो द डिमांड ऑफ सॉक्स इज गोइंग टू फॉल. ओके, अंडरस्टूड? प्राइस ऑफ शूज राइजेस बट द डिमांड ऑफ सॉक्स वेंट डाउन. क्योंकि जब लोग शूज ही नहीं खरीदेंगे तो सॉक्स की हमको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी. सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू percentage change in demand of socks upon percentage change in price of shoes. Okay, so percentage change in demand as usual, 800 minus 1000 whole upon 1000 into 100, that is minus 200 upon 1000 into 100, that is minus 20%. Okay, percentage change in price of shoes, new price minus old price whole upon old price into 100, 800 minus 500 whole upon 500 into 100, that is 300 divided by 500 into 100, that is 60%. ओके, और फिर उसी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे माइनस 20% डिवाइडेड बाय 60%, दैट इज माइनस 0.33333. सो यहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव. ओके, सो price of shoes, demand of socks, price rise, demand falls, price falls, demand rises. Clear? कौन सा रिलेशन आया? इनवर्स रिलेशन आया, नेगेटिव रिलेशन आया. ओके, चलिए फिर. चेंज इन डिमांड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि प्राइस बढ़ा, डिमांड फॉल, प्राइस फॉल, डिमांड राइजेस. मूवमेंट अपोजिट है, इसीलिए फाइनल आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. केस नंबर 3, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 आएगा आंसर. क्या है? सो पर्टिकुलर्स प्राइस ऑफ वुड, ओके, एंड डिमांड ऑफ टीवी. क्या वुड और टीवी में कोई रिलेशन है? नहीं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, व्हेन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वुड वाज 500 रुपीज, द डिमांड ऑफ टीवी वाज 1000, and the new price of wood has risen to 800 rupees, but the demand of TV will remain unchanged, that is 1000. So cross elasticity of demand is equal to percentage change in demand of T divided by percentage change in price of W. T for TV, W for wood. So what is the percentage change in demand? 1000 minus 1000 upon 1000 into 100. कोई चेंज ही नहीं आया. The answer is 0. And percentage change in price of wood, new price minus old price whole upon old price into 100. So 800 minus 500 whole upon 500 into 100, that is 60%. So final answer क्या आएगा? Replacing both these values in the formula, 0 divided by 60, that is 0. Final answer is 0. So आगे देखते हैं. प्राइस ऑफ वुड एंड डिमांड ऑफ टीवी. प्राइस राइज, डिमांड में कोई चेंज नहीं, एंड प्राइस फॉल्स, फिर भी डिमांड में कोई चेंज नहीं. सो बेसिकली देयर इज नो चेंज इन डिमांड बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स. तो एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा. ठीक है, चलिए. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स लिख लेंगे आप. अब एक एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में, methods of measuring price elasticity of demand. So now you have one good news and one bad news for you.
कौन सी न्यूज पहले सुनना चाहोगे? कई लोग बोलेंगे गुड, कई लोग बोलेंगे बैड, बट वी एंड द सेशन विथ अ गुड न्यूज. सो पहले बैड न्यूज है वो सुन लो. मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इसके तीन मेथड्स हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बेसिकली 3 commonly used methods are there. Method of proportionate change, oh my god. Method of total outlay, उसका ये ग्राफ है. एंड ज्योमेट्रिक मेथड भी एक है जिसका ये ग्राफ है. These 3 methods are very very complicated. ये बैड न्यूज है. बट द गुड न्यूज इज ये कुछ भी आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. सो प्रोपोर्शनेट चेंज मतलब परसेंटेज चेंज जो हमने देख लिया है इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑल्सो, इनकम इलास्टिसिटी ऑल्सो एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो. बट टोटल आउटले मेथड क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है ना, दोनों बेसिकली सेम ही है. और ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, इसके खाली आपको नाम याद करने हैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है. वरना ये टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग और इतने डिटेल में हम जा सकते हैं कि हर एक मेथड पे पूरा 1 आवर का लेक्चर देना पड़ेगा. सो द बैड न्यूज इज द मेथड्स वर कॉम्प्लिकेटेड, बट द गुड न्यूज इज कि हमें नहीं पढ़ना है, हमें खाली नाम याद करके इसको छोड़ देना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है. ओके, अंडरस्टूड. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.